तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पिछले वाले टॉपिक से आगे वाला पार्ट, अर्थात पहले हमने महाजनपद काल के बारे में जान लिया था। अब उसके एक बड़े महाजनपद अर्थात मगध महाजनपद की बात करेंगे और उसके पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हम आज बात किसके बारे में बात करें? मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की बात करें तो प्राचीन भारत का यह पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था, अर्थात इससे बड़ा साम्राज्य भारत के अंदर नहीं था, प्राचीन भारत के अंदर। फिर बात करें मगध क्या है, प्राचीन भारत की जो महाजनपद थे ना 16, उनमें से एक था, जो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देख लिया था। यदि आपने वो अभी तक देखा नहीं है तो पहले वह देखें ताकि इसके प्रति आपकी समझ बन सके। जो मगध साम्राज्य है ये वर्तमान में बिहार राज्य है, उसके पटना और गया इन दोनों जिलों को मिलाकर हुआ करता था जब महाजनपद था ये। तो वर्तमान में जो बिहार के अंदर पटना और गया ज़िले हैं, इन दोनों ज़िलों को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है वह क्षेत्र उस समय मगध साम्राज्य माना जाता था। अब हमें कैसे पता चलता मगध साम्राज्य के बारे में? तो इसका सबसे पहले उल्लेख क्या वैदिक साहित्य था, उसके अंदर मगध साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि मगध साम्राज्य किन किन क्षेत्रों के अंदर था। अब वैदिक साहित्य में क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। अर्थात जो वैदिक साहित्य लिखे गए थे उसमें ये बताया गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान क्या है, मगध साम्राज्य का उल्लेख था। अब मगध साम्राज्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ कौन से वेद के अंदर मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद के अंदर। जो हमारा अथर्ववेद है उस अथर्ववेद के अंदर हमें मगध साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब मगध साम्राज्य में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? मौर्य वंश और गुप्त वंश के, ये दोनों भी मगध साम्राज्य के वंश माने जाते हैं। अर्थात दोनों को पहले मौर्य वंश आया फिर गुप्त वंश आया, तो इन वंशों के बारे में जानकारी हमें मौर्य वंश से संबंधित है। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य या फिर हमारे मगध साम्राज्य के उत्थान की, अर्थात सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया फिर कौन आया, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान की, तो मगध साम्राज्य का उत्थान महाजनपद काल में हुआ था। जो महाजनपद काल था 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद हमारे मगध था। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हमारा बृहद्रथ था। कौन? बृहद्रथ हमारे मगध साम्राज्य का संस्थापक था। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन किसे माना जाता है? बिंबिसार को। क्यों? क्योंकि बिंबिसार जो मगध साम्राज्य का जो प्रतापी राजाओं में से एक था। तो मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। अब बात करें मगध साम्राज्य, जैसे 16 महाजनपद थे, उनमें से किसी भी महाजनपद के बारे में नहीं पढ़ा जाता, केवल आप मगध महाजनपद के बारे में ही पढ़ते हो, अर्थात मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते। तो ऐसा क्या कारण है कि इतने थे लेकिन फिर भी मगध साम्राज्य का ही उत्थान हुआ? इसके क्या क्या कारण थे? पहली बात करें तो मगध साम्राज्य था, उस साम्राज्य से गंगा नदी बहती थी और गंगा नदी के क्षेत्र में उपजाऊ भूमि थी, इस वजह से मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। फिर बात करें नदियों का जो बहाव क्षेत्र था, मतलब इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नदियाँ अपवातंत्र होती थी और नदियों का प्रयोग सिंचाई और नौकायन में किया जाता था उस समय पे, तो इसलिए तेज़ी से आवागमन भी हो जाता था और सिंचाई की वजह से उत्पादन भी अधिशेष होता था। फिर बात करें तो मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य यदि आपने भारत के खनिज के बारे में पढ़ा होगा तो उस समय उस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है, वह क्षेत्र होता था जहाँ से हमें बहुत सारे खनिज मिलते थे, जैसे कोयला, लोहा। तो उस क्षेत्र में खनिजों की भी उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी। फिर बात करें वन क्षेत्र या जंगल, तो वन क्षेत्र या जंगल की बात करें तो वन क्षेत्र या जंगल में हाथियों की उपलब्धता थी और हाथियों का प्रयोग कहाँ करते थे? युद्ध में, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में हाथियों का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए वहाँ पे हाथियों की भी कमी नहीं थी। क्योंकि हम जानते हैं जो असम का कांजीरंगा अभ्यारण्य है वहाँ पे भी हाथी काफ़ी पाए जाते हैं। फिर बात करें कि जो मगध साम्राज्य था तो उसमें एक के बाद एक प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा या शासक आए थे, तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी दूरी तक किया था। फिर बात करें कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल था, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे का प्रयोग किए जाना शुरू कर दिया था, अर्थात वे लोहे के बारे में जान गए थे, तो उन्होंने कृषि के जो उपकरण थे उनके अंदर लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था। तो ये हम जान चुके हैं कि मगध साम्राज्य था तो उसके उत्थान के क्या क्या कारण थे।
उपजाऊ भूमि थी, नदियों का बहाव क्षेत्र था, खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, हाथियों का प्रयोग किया जाता था, परिवहन और युद्ध में जो महत्वाकांक्षी शासक है उनकी श्रृंखला थी, और कृषि में लोहे का उपयोग किया जाता था। तो ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य से संबंधित कौन कौन से वंश थे। वंशों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमें हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश हमारे था 545 BC से 412 BC तक हर्यक वंश रहा। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का पहला राजवंश माना जाता है, अर्थात हर्यक वंश क्या था, मगध साम्राज्य का पहला राजवंश था, और इसका शासनकाल 545 से 412 ईस्वी तक रहा था। अब हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई थी। कहाँ बनाई थी इन्होंने? राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन बाद में हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र या पटना को ट्रांसफ़र कर दी गई। अर्थात पहले इन्होंने राजगृह को राजधानी बनाया, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र या पटना को। अब हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी राजाओं ने, लगभग सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके राजा का पद धारण किया था, अर्थात राजा बने थे। कैसे? अपने पिता की हत्या करके। अब हर्यक वंश में सबसे पहला प्रतापी राजा या संस्थापक किसे माना जाएगा? बिंबिसार को। तो आप याद कर सकते हैं कि जो बिंबिसार थे, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अब बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक हमारे नागदशक था। तो पहला शासक या संस्थापक बिंबिसार था, और अंतिम शासक हमारे नागदशक था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश अस्तित्व में आया था। हर्यक वंश जब खत्म हो गया तो कौन सा वंश आया? हमारे शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का शासनकाल लगभग 132 साल तक चला था। तो हमने हर्यक वंश के बारे में देखा। अब हर्यक वंश के राजाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो हम राजाओं में किन किन के बारे में बात करेंगे? बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर अनिरुद्ध, फिर मंडक, फिर नागदशक या नारदशक। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता बिंबिसार। इनका कार्यकाल या शासन कब से कब तक रहा? 545 से लेकर 492 तक चला। आपको ये तो पता होगा ईसा पूर्व या BC होता है, जो BC होता है या ईसा पूर्व होता है, उसमें क्या है, समय उल्टा चलता है। कैसे चलता है? उल्टा, अर्थात 545 से उल्टा चलते हुए, जैसे पहले 544 आएगा, फिर 543, 542 इस तरह चलेगा, और 492 तक इनका शासनकाल चला था। तो इस तरह आप देख सकते हैं बिंबिसार का शासनकाल कैसे चला। ईसा पूर्व में था 545 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। फिर बात करें तो बिंबिसार हर्यक वंश का पहला राजा माना जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राजगीर को। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। बिंबिसार की बात करें तो ये जैन ग्रंथों में इनको श्रेणिक नाम दिया गया है, अर्थात श्रेणिक कहा जाता था किसे? बिंबिसार को, जैन ग्रंथों में। अब बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रदश कहा गया है, अर्थात क्षेत्रदश नाम किसके लिए कहा गया है? बिंबिसार को। बिंबिसार पहला साम्राज्यवादी शासक था, अर्थात जिन्होंने मगध साम्राज्य को एक बड़े क्षेत्र के अंदर जीतने का या बढ़ाने का प्रयास किया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध का। अब बिंबिसार की बात करें तो आगे, तो बिंबिसार ने वज्जी संघ की जो राजकुमारी थी चलन्ना, तो चलन्ना से शादी की थी, अर्थात बिंबिसार ने वज्जी संघ की राजकुमारी चलन्ना से विवाह किया था। और चलन्ना कौन थी? चलन्ना लिच्छवी की राजकुमारी और चेटक की बहन थी। चलन्ना कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी भी आपने देखा था, 16 महाजनपदों में से एक था लिच्छवी, तो उनकी राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने कौशल की जो राजकुमारी थी कौशला देवी, या फिर उनको महाकौशला देवी भी कह सकते हैं, उनके साथ विवाह किया था। अर्थात जो कौशल की राजकुमारी थी, कौशल प्रदेश की जो 16 महाजनपद में से एक थे, तो कौशल देवी या फिर हमारी महाकौशला देवी, उनसे विवाह या शादी की। कौशला देवी या महाकौशला देवी राजा प्रसेनजीत की बहन थी। तो पहली वाली उनकी पत्नी अर्थात चलन्ना की बात करें तो चलन्ना चेटक की बहन थी। दूसरी पत्नी महाकौशला या कौशला देवी, यह प्रसेनजीत या की बहन थी। प्रसेनजीत की क्या थी? बहन थी। अब कौशला देवी की बात करें तो कौशला देवी से विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज में मिल गया था।
कौशला देवी से जब उन्होंने या महाकौशला देवी से जब बिंबिसार ने शादी की तो उन्हें दहेज में क्या मिला? काशी मिला था। इसके आगे हम बात करें तो बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा या खेमा देवी, इनसे भी शादी की थी। और जो बिंबिसार ने फिर क्या किया? अंग प्रदेश को जीत लिया था। क्या किया बिंबिसार ने? अंग प्रदेश को जीत लिया था। आपको याद हो तो कर्ण को उपाधि मिली हुई थी अंगराज कर्ण, तो यह हो सकता है वही अंग प्रदेश हो। इस समय अंग प्रदेश का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। तो अंग प्रदेश का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को अंग प्रदेश का गवर्नर या शासक नियुक्त कर दिया था। प्रशासक को पहले गवर्नर ही कहा जाता था, अर्थात अंग प्रदेश का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को बना दिया था। जब अवंती का शासक था प्रोद्दत, वो बीमार था। जब अवंती थी तब अवंती का शासक क्या था? उस समय बीमार था। तब बिंबिसार ने अपने डॉक्टर या चिकित्सक राजवेद थे जीवक प्रोद्दत के दरबार में उज्जैन भेजा था। अर्थात जो प्रोद्दत थे तो वो बीमार थे, अवंती उज्जैन के पास ही जगह है, तो उनके दरबार में भेजा था। आपको याद हो तो राजवेद जीवक की एक पुस्तक थी जीवक चिंतामणि, तो वो आगे आप देखेंगे, जो भेषज विज्ञान अर्थात चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी हुई थी। राजवेद जीवक की शिक्षा तक्षशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अंदर हुई थी, जो हमारे बिहार के अंदर है। तो राजवेद कौन थे? जीवक। तो उनकी जो शिक्षा होती कहाँ से ली थी उन्होंने? तक्षशिला विश्वविद्यालय से ली थी। आगे बात करें तो बिंबिसार क्या थे? भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन थे, अर्थात उस समय जिंदा थे। अर्थात उस समय भगवान गौतम बुद्ध भी थे और बिंबिसार भी थे। भगवान गौतम बुद्ध का अनुयायी भी था। बिंबिसार क्या था? भगवान गौतम बुद्ध का अनुयायी भी था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रशंसदाता थे, अर्थात उनके लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। आगे बात करें तो बिंबिसार ने बौद्धों को वेलवन नामक एक वन दान में दे दिया था, ताकि वह अपनी पूजा कर सके और अपने जो जितनी भी साधना है वो कर सके। बौद्धों को साधना करने के लिए एक जगह थी वेलवन, ये दान में दे दिया था। बिंबिसार के बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कार्य किया था। हैनसांग की बात करें तो हैनसांग के अनुसार बिंबिसार ने राजगीर नामक नगर की स्थापना की थी। बिंबिसार ने क्या किया? राजगीर नगर नामक की स्थापना की थी। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि इस वंश में क्या है, सभी को पितृहंता माना जाता है, तो उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गए। इसके बाद हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु के बारे में क्या क्या जानकारी हम देख लेते हैं। तो अजातशत्रु की बात करें तो इनका कार्यकाल 492 से लेकर हमारे 660 ईस्वी तक रहा था। 460 ईस्वी तक रहा। तो अजातशत्रु की बात करें तो ये बिंबिसार का पुत्र था, ये हमने पहले ही देख लिया था। माता का नाम इनका कौशला देवी या महाकौशला देवी था। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता था? इनको कुणिक नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इनका? कुणिक नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देते हैं और राजा बन जाते हैं। अजातशत्रु ने काशी पर भी अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की बेटी थी वजीरा, उनसे शादी की थी। प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा, इससे शादी कर ली थी किसने? अजातशत्रु ने। अब बात करें तो अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा था, अर्थात वज्जी संघ था, तो वज्जी संघ में फूट डालने के लिए किसे भेजा था? मंत्री वस्कार को, कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए, ताकि वो मित्रता तोड़ दे। अजातशत्रु ने क्या? वज्जी संघ पर फिर आक्रमण किया। पहले तो उसे फूट डाल दी, फिर क्या किया? आक्रमण किया और युद्ध में रथ मुसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। कौन कौन से हथियार थे इनके? रथ मुसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया, और ऐसा करके उन्होंने वज्जी संघ को जीत लिया। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, अर्थात 16 महाजनपद थे उत्तर के, तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राज्य किसे कौन बन गया? ये हमारे मगध। और किसके टाइम पे? अजातशत्रु के टाइम। अब पहली बौद्ध संगति की बात करें तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के टाइम पे ही करवाया गया था। अजातशत्रु भगवान गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था, अर्थात उस दोनों एक समय ही जीवित थे। अजातशत्रु ने अपनी जो राजधानी है राजगृह का सुदृढ़ीकरण कराया, अर्थात उसे सुदृढ़ करवाया था। किसे? राजगृह को।
जिसको राजगीर भी कहते थे। अजातशत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और इसी वजह से अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाना शुरू किया। फिर इनके पुत्र आते थे उदयन। इनके कार्यकाल या शासनकाल देखे 460 से 440 ईस्वी तक रहा। उदयन क्या था? अजातशत्रु का बेटा था। उदयन क्या अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बन जाता है। उदयन क्या करता है? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है और राजा बनता है। बौद्ध ग्रंथ में उदयन को भी पितृंता ही कहा जाता है। अब उदयन ने बात करें तो उदयन ने गंगा और सोन नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया था। क्या किया उदयन ने? गंगा और सोन नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और उदयन क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक थे हमारे नागदशक। नागदशक का शासनकाल 444 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईस्वी तक था। नागदशक क्या था? उदयन का बेटा था और नागदशक क्या था? हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो इस तरह हमने हर्यक वंश के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अगले वीडियो में हम अगले वंश के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो तक अभी तक इतना ही। तो इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।